Good morning, good afternoon and good evening to all of you. Welcome to the Chemopedia IITR channel. जैसा कि आप सभी को पता है, मूल कॉन्सेप्ट की सीरीज हमारी चल रही थी जिसमें लास्ट लेक्चर था बेटा मूल कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया था? जेई और नीट के फेवरेट टॉपिक्स विच इज परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज प्योरिटी। वहां पर हमने जीरो लेवल से लेकर हर एक टाइप का क्वेश्चन वहां पर सॉल्व किया था। जैसे कि अगर यील्ड हमारे पास में है तो हमारे पास में अगर रिएक्टेंट मैंने आपको इतना दिया है, रिएक्शन की यील्ड अगर 50% है तो प्रोडक्ट कितना बनकर आएगा। और इसी का ही रिवर्स क्वेश्चन भी हमने किया था कि अगर प्रोडक्ट मुझे इतना मिल रहा है, रिएक्शन की यील्ड अगर मेरी 70% है तो इनिशियली मुझे रिएक्टेंट कितना लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हमने परसेंटेज प्योरिटी को डिस्कस किया था। वहां हमने ये देखा था बेटा कि रिएक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेट करता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन होता है? प्योर पार्ट होता है। कभी भी इम्प्योरिटीज रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए the only species which is responsible is known as pure part of that reactant। तो रिएक्शन में जब भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ प्योर पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। इम्प्योरिटीज कभी भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करती है। और उसके बाद में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जैसे कि हमारे पास में अगर कोई भी कंपाउंड है 10 ग्राम है विच इज 90% प्योर, तो प्रोडक्ट हमारा कितना बनेगा। इसके बाद हमने ये भी देखा था अगर प्रोडक्ट मेरा इतना बन रहा है और अगर सैंपल मेरा रिएक्टेंट का 85% प्योर है तो मुझे इनिशियली कितना सैंपल लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। और इसके बाद में हमने जेई लेवल पर जाकर कुछ क्वेश्चंस को देखा था और उसमें हमने ये देखा था अगर मैं परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज प्योरिटी को दोनों को मिक्स कर दूं तो हमारे पास में किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लीजिए रिएक्टेंट मेरा 10 ग्राम है विच इज 90% प्योर, रिएक्शन की यील्ड हमारी 80% है, तो हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा? या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट मेरा इतना बन रहा है 2 ग्राम और रिएक्शन की यील्ड मेरी 90% है और मेरा जो रिएक्टेंट है वो भी 90% प्योर है, तो इनिशियली मुझे कितना सैंपल लेना पड़ेगा रिएक्टेंट का, ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर। वहां पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे खुद से ट्राई करने के लिए। आज हम उन क्वेश्चंस को पहले डिस्कस करेंगे और फिर हम मूव करेंगे आज के लेक्चर पर विच इज मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो लेक्चर नंबर 9 में क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा? आज हम देखेंगे मिक्सचर एनालिसिस के बारे में। किसके बारे में देखेंगे बेटा? मिक्सचर एनालिसिस के बारे में देखेंगे। व्हाट इज मिक्सचर एनालिसिस? कोई भी एक मिक्सचर है, उसमें मैंने कोई दो कंपाउंड्स डाल दिए, मुझे ये पता करना है कि फर्स्ट कंपाउंड का मास कितना है और सेकंड कंपाउंड का मास कितना है। लेट्स सपोज मैंने 10 ग्राम कोई मिक्सचर लिया जिसमें ए और बी डाला है। फ्रॉम द गिवन डाटा मुझे ये निकालना है कि उसमें ए कितना प्रेजेंट है 10 ग्राम में से और बी कितना प्रेजेंट है 10 ग्राम में से, तो उसका कॉम्पोजिशन निकालना है टोटल में से। क्लियर है? आज हम यही चीजें डिस्कस करेंगे। उसको निकालने के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हम पढ़ेंगे कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के कार्बोनेट्स जो होते हैं, कौन से ग्रुप के कार्बोनेट्स, कौन से कार्बोनेट्स ऐसे हैं जो हाई टेम्परेचर पर स्टेबल होंगे, कौन से कार्बोनेट ऐसे हैं जो हाई टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होंगे। ये सारी बातें हमें देखनी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे एक बार हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। आप चेक कर लीजिएगा कि आपने जो क्वेश्चंस किए हैं उनके आंसर आपके ठीक हैं या फिर नहीं है। अगर नहीं ठीक है तो आप चेक कर लीजिए कि आपने कहां पर मिस्टेक की है। ठीक है, और अगर ठीक किए हैं आपने तो बहुत ही बढ़िया बेटा, आप बहुत ही सही कर रहे हैं। आपको इसी तरीके से मेहनत करते हुए चलना है। क्लियर है इतनी सी बात? अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द चैनल। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था विच इज 7.3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स, कितना कंपाउंड है बेटा? 7.3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है। 7.3 ग्राम क्या है बेटा? मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें क्या होगा? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होगा। यस और नो? ठीक है, अगर जब तक कोई नॉन मेटल आपको लिखकर ना दे तब तक आपको कोई मानना नहीं है ऑक्सीजन को छोड़ के। आइए क्या लिखा हुआ है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 3.6 ग्राम। 3.6 ग्राम इसमें क्या है बेटा? कार्बन है। और इसके अंदर हाइड्रोजन कितना है बेटा? 0.7 ग्राम क्या है बेटा? इसमें हाइड्रोजन है। और आपने कह दिया इसमें नाइट्रोजन भी है। कितना है बेटा नाइट्रोजन? इसमें 1.5 ग्राम है। एंड रेस्ट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर क्या है बेटा? नाइट्रोजन भी है। तो मैंने कह दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर पहला तो काम मेरा क्या हो गया बेटा? ऑक्सीजन निकालना है, कितना मास इसका प्रेजेंट है इस कंपाउंड के अंदर। तो मैंने सबसे पहले
यही कैलकुलेट किया, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कह सकती हूँ, 7.3 किसके इक्वल है बेटा, वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ कार्बन, वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड वेट ऑफ नाइट्रोजन। यस और नो? तो मैंने कहा 7.3 इज इक्वल्स टू वेट ऑफ ऑक्सीजन मुझे निकालना है, वेट ऑफ कार्बन कितना है बेटा 3.6, प्लस वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है बेटा 0.7, प्लस वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना है बेटा 1.5, कितना है 1.5 ग्राम है। ठीक है, तो मैंने कहा वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा बेटा, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन आ गया आपका 7.3 माइनस इसे ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपके पास में 1.5 प्लस 0.7 प्लस 3.6, कितना आ गया ये 13, 13 और 5 कितने हो गए बेटा 18, 145, 5.8, कितना आ गया ये 5.8। 7.3 में से आपको 5.8 निकालना है, माइनस करना है, तो कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा आपके पास में 1.5, कितना बचेगा बेटा, ये 1.5 बचेगा। इतना ग्राम आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्लियर है? आइए, तो सबसे पहले क्या काम होता है मेरा फॉर्मूला निकालने के लिए, तो सबसे पहला काम होता है बेटा मेरे को निकालने होते हैं मोल्स। क्या निकालने होते हैं मुझे, मोल्स। वेट मेरे पास है, मोल्स निकालने के लिए क्या करूंगी मैं, मोलर मास से डिवाइड कर दूंगी। तो मैंने सबको क्या कर दिया बेटा, मोलर मास से डिवाइड कर दिया। तो मैंने कहा सबसे पहले अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन क्या हो जाएगा बेटा, वेट अपॉन मोलर मास। तो मैंने कह दिया वेट, कार्बन का कितना वेट दे रखा है बेटा आपको 2.4 डिवाइडेड बाय मोलर मास कार्बन का 12, कितना आ गया बेटा 0.2 मोल। मैंने कहा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया बेटा, तो ऑक्सीजन का कितना दे रखा है 1.5 डिवाइडेड बाय 16, कितना आगे आ जाएगा ये 0.09 मोल्स। मैंने कहा मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा बेटा, तो मैंने कह दिया ये आ जाएगा नाइट्रोजन आपका 1.5 डिवाइडेड बाय 14, तो ये आ गया लगभग 0.1 के इक्वल। क्लियर है? मैंने कहा अगर मैं बात करूं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा बेटा, वेट दे रखा है आपको 0.7 अपॉन 1, कितना आ गया ये 0.7। यस और नो? मैंने कहा मोल्स का रेशियो ले लूं, तो मोल्स ऑफ कार्बन इज टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। यस और नो? क्या मैं ऑक्सीजन के मोल्स को, ये 0.09 है तो इसको अप्रोक्स ले सकती हूँ 0.1, बिल्कुल ले सकती हूँ। मैंने लिख लिया मोल्स ऑफ कार्बन कितना 0.2 इज टू 0. हाइड्रोजन कितना बेटा 0.7, ऑक्सीजन कितना है बेटा 0.1, नाइट्रोजन कितना है बेटा 0.1। क्या मुझे फ्रैक्शन रिमूव करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो मैंने कहा इसको फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए मैंने क्या कर दिया बेटा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, सारे फ्रैक्शंस रिमूव हो जाएंगे। कितना आ गया बेटा 2:7:1:1। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास में C2H7NO, ये बन गया आपका फॉर्मूला। क्या इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, नहीं। तो यही क्या है मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्या है बेटा, यही मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला है। क्लियर है? इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या करना है बेटा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था मैंने आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास अ कंपाउंड कंटेन 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and 71.65% chlorine. Its molar mass is this. What are its empirical and molecular formula? आइए, तो मैंने कहा सबसे पहले अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं बेटा तो कितना है 4.07% है। मैंने कहा ये कितना है बेटा कार्बन, तो कार्बन है आपके पास 24.27%। मैंने कहा आपके पास में ऑक्सीजन कितना है, सॉरी क्लोरीन कितना है बेटा आपके पास, क्लोरीन दे रखा है 71.65%। यस और नो, हाँ या ना, यही दे रखा है। तो चले आगे। मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है या क्या, सिर्फ एक कंपाउंड है, तो उसके अंदर उसने ये सारा मामला दे दिया, तो ऑक्सीजन को आपको कंसिडर यहाँ पर नहीं करना है। मैंने कहा क्या मैं इसको ये मान सकती हूँ कि ये 4.07 ग्राम्स है, क्या मैं इसको मान सकती हूँ 24.27 ग्राम्स है, क्या मैं इसको मान सकती हूँ 71.65 ग्राम्स है ये, यस और नो? तो मैं यहाँ से मोल्स निकाल लूं, तो मोल्स निकाले मैंने, तो मोल्स कितना आ गया बेटा 4.07 डिवाइडेड बाय 1, कितना आ गया 4 मोल्स अप्रोक्सीमेटली।
24.27 डिवाइडेड बाय 12 अप्रॉक्स कितना आ गया, ये 2 मोल। और ये कितना आ गया 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5, इसका डबल 71 ही होता है, तो अप्रॉक्स कितना आ गया बेटा, ये 1, सॉरी अप्रॉक्स कितना आ गया, ये 2 आ गया। क्लियर है इतनी सी बात। आइए, तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू क्लोरीन की, तो कार्बन कितना है बेटा, कार्बन है आपके पास में 2:4:2, क्लोरीन कितना है बेटा 2। तो मैंने कहा फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, C2H2Cl2, क्या बन गया, C2H2Cl2, यस और नो। मैंने कहा क्या इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, बिल्कुल कॉमन आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, आ सकता है। तो मैंने कहा कॉमन निकाल लिया मैंने, तो कॉमन निकाला तो क्या आ गया बेटा 2, मैंने बाहर निकाल लिया, कितना आ गया CHCl, यस और नो। तो मैंने कहा ये क्या बन गया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला, ये क्या बन गया बेटा आपका मोलिकुलर फॉर्मूला। इसको ऐड कर कर आपको चेक कर लेना है कि क्या अप्रोक्सीमेटली आपका मॉलिक्यूलर मास भी उतना ही आ रहा है। तो आप इसे ऐड करेंगे तो अप्रोक्स मोलर मास भी कितना आएगा, 95.6 समथिंग आएगा। तो वो भी किसके बराबर है, गिवन मोलर मास के बराबर है। क्लियर है इतनी सी बात। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, जो मैंने आपको दिया था। कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, मैंने आपको दिया था ये क्वेश्चन, calculate the mass of KClO3 required to produce 1.49 gram of KCl with 40% yield of the reaction। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले मैंने लिख ली इसकी इक्वेशन, KClO3 से क्या मिल रहा है, KCl प्लस O2 मुझे मिल रहा है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो मैंने इस रिएक्शन को कर दिया बैलेंस। रिएक्शन की यील्ड कितनी है बेटा 40%, मैंने कहा प्रोड्यूस कितना कर रहा है ये 1.49 ग्राम KCl, इतना ये KCl प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। मुझे निकालना है ये कितना होगा, ये कितना मुझे लेना पड़ेगा। क्लियर है। तो मैंने कहा कंसिडर कर लिया, लेट ये मैंने कितना लिया बेटा x ग्राम लिया, ठीक है। तो मैंने देख लिया सबसे पहले KClO3 का मोलर मास बेटा 40 प्लस 35.5 प्लस 48 कितना आ गया, ये 0.5, 8 5 13, 1 5 6 7 8 9 10 11 12, 123.5। तो मैंने कहा सबसे पहले स्टोइक्योमेट्री करेंगे हम, क्योंकि एलआर निकालने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट प्रेजेंट है, तो एलआर तो निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्ट हम किस पर चल सकते हैं बेटा, स्टोइक्योमेट्री के ऊपर चल सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट स्टोइक्योमेट्री वाला स्टेप देखेंगे। मैंने कहा स्टोइक्योमेट्री क्या कह रही है, 1 इंटू 123.5 ग्राम से कितना KCl मिल रहा है बेटा, ये मिल रहा है आपको कितना KCl, पोटेशियम 40, 35.5, ये 5 5 4 5 6 7 75.5, कितना मिल रहा है बेटा 75.5 ग्राम ये मिल रहा है। तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा, 1 ग्राम से मिलेगा 75.5 डिवाइडेड बाय 123.5 ग्राम्स, यस और नो, हाँ या ना। तो x ग्राम से कितना मिल जाएगा बेटा, तो x ग्राम से आपको मिल जाएगा, ये x ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो x से, 75.5 डिवाइडेड बाय 123.5 इंटू एक्स ग्राम, यस और नो। बट ये किससे मिल रहा है, 100% से, किससे 100% से। रिएक्शन की यील्ड कितनी है बेटा 40%, तो 40% से कितना मिलेगा इसका 40%, 75.5 डिवाइडेड बाय 123.5 इंटू एक्स इंटू 40/100, यस और नो, हाँ या ना। और इसी से मुझे कितना KCl मिल रहा है 1.49, तो क्या मैं इसको इसके इक्वल रख सकती हूँ, इसको मैं क्या 1.49 के इक्वल रख सकती हूँ बेटा, बिल्कुल रख सकती हूँ। तो मैंने कहा 75.5 डिवाइडेड बाय 123.5 इंटू एक्स इंटू 40/100 इज इक्वल्स टू 1.49। क्या x की वैल्यू आ गई यहाँ से, बस आपको x की वैल्यू ही निकालनी थी, 1.49 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1, नहीं मल्टीप्लाई बाय 123.5 डिवाइडेड बाय 75.5 इंटू 40, यस और नो। इसे सॉल्व करोगे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी कि इतना आपको KClO3 लेना पड़ेगा इनिशियली। क्लियर है इतनी सी बात, चले आगे। आइए, यही क्वेश्चन शायद मैंने आपको दिए थे, और तो मैंने शायद कोई क्वेश्चन आपको नहीं दिया था होमवर्क में। आइए चलते हैं हम मिक्सचर एनालिसिस के ऊपर। तो सबसे पहले अगर मैं मिक्सचर एनालिसिस की बात करूं तो व्हाट इज मिक्सचर एनालिसिस। मिक्सचर एनालिसिस के अंदर क्या देखेंगे बेटा, मिक्सचर एनालिसिस के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर मेरे पास कोई भी मिक्सचर प्रेजेंट है,
लेट सपोज मेरे पास में ये कोई मिक्सचर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा? ये कोई मेरे पास में मिक्सचर प्रेजेंट है। इस बीकर के अंदर मेरे पास में ये कोई मिक्सचर प्रेजेंट है। क्लियर है? तो अगर इस मिक्सचर की बात करूं तो लेट सपोज मेरे पास में इसके अंदर क्या है बेटा? ए बी है और बी भी, और ये मिक्सचर का जो वेट है वो है बेटा 10 ग्राम। तो आपको निकालना है इस 10 ग्राम में ए कितना होगा और ये बी कितना होगा, ये आपको निकालना है फ्रॉम द गिवन डाटा। आपको कुछ डाटा यहाँ पर गिवन होंगे। क्लियर है? तो मिक्सचर एनालिसिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मुझे ये सीखना है जो ग्रुप नंबर 1 होता है और ग्रुप नंबर 2 होता है उसके कार्बोनेट किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जनरली आपको जो मिक्सचर गिवन होता है वो कार्बोनेट्स का ही गिवन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं कार्बोनेट की तो कार्बोनेट क्या होंगे बेटा? कार्बोनेट्स की अगर हम बात करें तो कार्बोनेट क्या होंगे आपके पास में? तो सबसे पहले मैंने कह दिया ग्रुप नंबर 1 का कार्बोनेट और ग्रुप नंबर 2 का कार्बोनेट। तो ये है मेरे पास में ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, और ये क्या है बेटा मेरे पास में? ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के कार्बोनेट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मुझे यही देखना है ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन से एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन से एलिमेंट है। तो ग्रुप नंबर 1 की अगर हम बात करें तो ग्रुप नंबर 1 का ही नाम क्या होता है बेटा? अल्कलाई मेटल्स होता है। क्या होता है? अल्कलाई मेटल्स होता है। तो मैंने कहा इसी का ही दूसरा नाम क्या है बेटा? अल्कलाई मेटल। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर इतनी सी बात? आइए, तो मैंने कहा ग्रुप नंबर 1 में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे बेटा वो कौन कौन से होंगे? तो मैंने कहा इसमें कौन कौन प्रेजेंट होता है ली, ना, की, रबड़ी, सस्ती, फ्री। हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री, ऐसे ही याद रखना है आपको। ठीक है, पूरी पीरियोडिक टेबल का ट्रिक देखेंगे हम इन चैप्टर नंबर 3। वहां पर आपको पूरे की पूरी पीरियोडिक टेबल एकदम ऐसे चुटकियों में याद हो जाएगी ट्रिक से। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से याद रखना है। हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री। ठीक है, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 का नहीं है, आज तक इसकी कोई पोजीशन डिफाइंड नहीं है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज हेलोजन से भी मैच करती है, ग्रुप नंबर 1 से भी मैच करती है। तो हाइड्रोजन की अभी तक कोई पोजीशन नहीं है, बट हमारे पास में कोई स्पेस नहीं था और इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम था, तो इसलिए हमने ग्रुप नंबर 1 में सबसे ऊपर इसको रख दिया है, तो इसे हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। ये बेटा रेडियो एक्टिव होता है तो इसे भी हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो बचे हमारे पास में ये 5 एटम्स। ठीक है, कौन कौन? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीसियम। ठीक है, मैंने कहा ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन होगा? तो ग्रुप नंबर 2 में होगा बेटा बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ठीक है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? रेडियो एक्टिव, इसे हम यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने कहा अगर मैं बात करूं तो अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया वैलेंसी का यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे तो वहां पर आप हर एक ग्रुप की वैलेंसी देख लेंगे। ठीक है, और वैसे भी वैलेंसी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, वहां पर आप क्या देखते थे बेटा? वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उस वैलेंस शेल को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? गेन करेगा, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करेगा? लूज करेगा। दिस गेन और लूज ही क्या होती है? उसकी वैलेंसी होती है। उसी के बेसिस पर ग्रुप नंबर 1 की जो वैलेंसी होती है बेटा, यहाँ पर इसकी वैलेंसी आती है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? लूज कर देता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा? +1। सेम ऐसे ही ग्रुप नंबर 2 की जो वैलेंसी होती है बेटा वो कितनी होती है? यहाँ पर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर वैलेंसी कितनी होती है? 2। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बेटा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है इतनी सी बात? चले आगे। आइए, मुझे पता है जो कार्बोनेट होता है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है कार्बोनेट का बेटा? CO3-1। ये आप 9th क्लास में टेबल पढ़ा था आपने। फॉस्फेट पर कितना होता है? फॉस्फेट का फॉर्मूला कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट।
ये कुछ बेसिक आपने क्या पढ़े थे, एनायंस पढ़े थे, जिसमें आपने ये फॉर्मूला कार्बोनेट का पढ़ा था। नहीं भी आपको याद है कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैंने बता दिया, आपको अब याद रखना है। कार्बोनेट क्या होता है बेटा, CO3-2। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इनके कार्बोनेट्स बनाने। क्या बनाने बेटा, दोनों के कार्बोनेट्स बनाने। तो इसके कार्बोनेट की बात करूं तो मैंने कह दिया यहाँ पर मेटल क्या है, M मान लिया मैंने, ये सारे M है। ठीक है, मैंने कहा कार्बोनेट बेटा CO3-2। यहाँ पर वैलेंसी कितनी है मेटल की, +1। कार्बोनेट की वैलेंसी कितना चार्ज है बेटा इस पर, -2। क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला बना लिया, क्या बनेगा, M2CO3। M क्या हो सकता है बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीसियम, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कह दिया, कुछ एग्जाम्पल्स लिख लिए M2CO3 से। लेट सपोज मेरे पास में कार्बोनेट है लिथियम का Li2CO3, मैंने कह दिया Na2CO3, K2CO3, कुछ इस टाइप से। ठीक है, और Rb2CO3 और CS2CO3। क्लियर है, इस तरीके से इसके कार्बोनेट फॉर्म होंगे। चलें आगे, आइए। अब मैंने कहा अगर मैं इसके कार्बोनेट्स की बात करूं बेटा तो क्या होगा, तो इसके कार्बोनेट्स के अंदर सबसे पहले मैंने कह दिया इसका मेटल है M, इसकी वैलेंसी कितनी है बेटा, +2। कार्बोनेट है CO3-2, ये कितना हो गया बेटा, -2। क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो कट हो सकता है, 2 से हो सकता है, तो ये 1:1 आ गया। कर दे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया आपके पास में, MCO3। अब M क्या हो सकता है, M आपका बेरिलियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, स्ट्रोंशियम हो सकता है, और क्या हो सकता है आपके पास, बेरियम हो सकता है। ठीक है, तो मैंने कहा कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो मैंने कह दिया अगर बेरिलियम होगा तो बनेगा BeCO3, मैग्नीशियम होगा तो MgCO3, कैल्शियम होगा तो CaCO3, स्ट्रोंशियम होगा तो SrCO3 एंड रेडियम होगा तो, रेडियम तो वैसे भी पढ़ते नहीं है, बेरियम होगा तो BaCO3। इस तरीके से इसके कार्बोनेट फॉर्म होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 1 के कार्बोनेट्स की, तो ग्रुप नंबर 1 का जो कार्बोनेट होता है बेटा, वो हमेशा थर्मली बहुत स्टेबल होता है। क्या होता है वो, थर्मली स्टेबल होता है। थर्मल स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है। थर्मल स्टेबिलिटी हाई होने का मतलब क्या है, इसको अगर मैं हीट करूंगी तो हाई टेम्परेचर पर भी ये क्या है, स्टेबल है। क्या है बेटा, स्टेबल है। तो स्टेबल है इसका मतलब जो कार्बोनेट है वो कभी भी दो हिस्सों में टूटेगा ही नहीं, स्टेबल है तो। हाँ या ना, बोल लो यार। तो मैंने कहा अगर मैं किसी भी चीज को हीट करती हूँ और हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर वो स्टेबल होता है, इसका मतलब वो कभी भी दूसरे प्रोडक्ट में टूटता नहीं है, वो हमेशा अपनी इनिशियल स्टेट में, ओरिजिनल स्टेट में ही रहेगा। यस और नो, हाँ या ना। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 2 के कार्बोनेट्स की, तो ग्रुप नंबर 2 के कार्बोनेट्स बेटा थर्मली स्टेबल नहीं होते। इस वजह से हीट करने पर ये क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, डिकम्पोज हो जाते हैं। तो मैंने कहा अगर मैं थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूं यहाँ पर, तो थर्मल स्टेबिलिटी में मैंने कह दिया इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है, वो थर्मल स्टेबिलिटी इसकी क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है। थर्मल स्टेबिलिटी क्या है इसकी, हाई है, हाईली स्टेबल। क्या इसकी थर्मल स्टेबिलिटी है, नहीं। इसकी थर्मल स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है बेटा, वेरी लो, वेरी लो। क्लियर है। तो मैंने कहा हीट की प्रेजेंस में क्या ये ब्रेकडाउन होगा, नहीं। क्या वो ब्रेकडाउन होगा, होगा। मैंने कहा इसी वजह से, बिकॉज दीज आर वेरी थर्मली स्टेबल, दीज आर थर्मली स्टेबल, थर्मली स्टेबल, दैट इज व्हाई they do not decompose, they do not decompose on heating, they do not decompose on heating। क्लियर है। आइए, हीटिंग पर डिकम्पोज नहीं होंगे, लेकिन क्या होंगे, मेल्ट हो सकते हैं। अरे भाई सॉलिड है, लिक्विड में तो जा ही सकता है ना, दो अलग अलग हिस्सों में नहीं टूटा, बट क्या लिक्विड में जा सकता है, जा सकता है। ठीक है, ये वाले जो कार्बोनेट्स है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से ये क्या होते हैं बेटा, ब्रेक डाउन नहीं होते, थर्मली डिकम्पोज नहीं होंगे। सिर्फ एक ऐसा आपके पास में कार्बोनेट है इस ग्रुप में जो थर्मली डिकम्पोज हो जाता है, विच इज लिथियम का कार्बोनेट। कौन है बेटा, लिथियम का कार्बोनेट, ऑन हीटिंग एक्सेप्ट Li2CO3। तो Li2CO3 क्या हो जाता है बेटा, Li2CO3
सॉलिड इसको हीट करूंगी तो ये क्या हो जाता है बेटा, डिकम्पोज हो जाता है और बनाता है Li2O प्लस CO2। क्या बनाता है, Li2O प्लस CO2, ठीक है। लेकिन बाकी सारे के सारे जो M2CO3 है सॉलिड, वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होंगे, और डिकम्पोज नहीं होंगे बट ये क्या हो सकते हैं बेटा, मेल्ट हो सकते हैं, दे ओनली मेल्ट ऑन हीटिंग, ठीक है। क्लियर है इतनी सी बात। आइए, अब मैंने कहा यहाँ पर एम क्या क्या हो सकता है, लिथियम को छोड़कर सब हो सकता है, मतलब है लीना की रबड़ी सस्ती, ये चारों हो सकते हैं। क्लियर है। आइए, अब मैंने कहा अगर मैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 की बात करूं तो ये क्या होते हैं बेटा, थर्मली अनस्टेबल, दे आर थर्मली अनस्टेबल, दैट इज वाई they decompose on heating, they decompose on heating। क्लियर है। जैसे मान लो मेरे पास में MCO3 है, ब्रेक डाउन हो गया, हीट किया तो किसमें बेटा, MO प्लस CO2 के अंदर। तो मैंने कहा M क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पर M हो सकता है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बा, ये सब हो सकता है। मैंने कहा आपने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी है प्योरिटी और यील्ड में। MgCO3 को आप हीट कर रहे थे, कैसे डिकम्पोज कर रहे थे बेटा, MgO प्लस CO2 गैस में, ये बनता है सॉलिड। ये इनके सबके ऑक्साइड्स क्या होते हैं बेटा, सॉलिड होते हैं। CO2 किसमें होता है बेटा, गैस में होता है, ठीक है। तो मैंने कहा ये हो गया आपके पास में CaCO3 सॉलिड, क्या होगा बेटा, हीट करोगे तो CaCO3 सॉलिड, सॉरी CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाए। यस और नो। सेम ऐसे ही बेरिलियम भी हो सकता है, सेम ऐसे ही आप किसी के लिए भी लिख सकते हो इन पांचों में से, ठीक है। आपने लिख लिया BeCO3 सॉलिड है बेटा, हीट करोगे डिकम्पोज होगा, क्या बनाएगा, BeO सॉलिड प्लस CO2 गैस। मैंने कहा आपने बना दिया बेटा, किसके लिए लिख लिया, स्ट्रोंशियम के लिए, SrCO3 सॉलिड है, हीट कर दिया बेटा आपने, क्या बन गया, SrO सॉलिड प्लस CO2 गैस। आपने कह दिया बेरियम है, BaCO3 है सॉलिड, आपने हीट कर दिया, क्या बन जाएगा बेटा, BaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। क्लियर है इतनी सी बात, ये बात क्लियर है सबको। आइए, तो मैंने कहा जब भी आप इनकी बात करोगे तो सबसे पहले आपके पास में, यहाँ पर हम बात करें तो जब भी आपके पास ये मिक्सचर होगा बेटा, इस मिक्सचर को अगर आप हीट करते हो, क्या करते हो बेटा, हीट करते हो, क्या किया आपने, इसको हीट कर दिया, ठीक है। अगर आप इसको हीट करोगे और ये वेसल अगर ओपन है तो ये कार्बोनेट है, क्या है बेटा, यहाँ पर कार्बोनेट है। और आपको पता है अगर कार्बोनेट है तो हीट करोगे तो CO2 मिलेगा। CO2 क्या है बेटा, गैस है, तो क्या वो हवा में उड़ जाएगी, CO2 बनते ही उड़ जाएगी। और CO2 का कुछ ना कुछ मास बन रहा था, आपने यील्ड और प्योरिटी में देखा, CO2 2 ग्राम बन रहा है, CO2 5 ग्राम बन रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा अगर आपके पास में ये मिक्सचर है, आपने हीट कर दिया और आपने कह दिया कि यहाँ पर जो भी गैस बनेगा वो क्या हो सकता है बेटा, वेपराइज हो सकता है, और उसका कुछ ना कुछ मास होगा। मान लो मैंने कह दिया ये था बेटा 10 ग्राम, और यहाँ पर कुछ गैस बनी, तो क्या इसका मास कम हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये जो मास लॉस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, तो ये मास लॉस किसकी वजह से हो रहा है, ओनली ड्यू टू गैसेस। किसकी वजह से होता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ गैस की वजह से होता है। मान लो 10 ग्राम सैंपल लिया आपने किसी मिक्सचर का, उसके अंदर वाटर और CO2 गैस बना और वाटर गैस बना, और उसका मास था बेटा 5 ग्राम। तो अब कितना बच जाएगा आपके पास में, 5 ग्राम सैंपल बचेगा, क्योंकि 5 ग्राम तो हवा में उड़ गया। गैस पता है यार आपको, बीकर में तो रहती नहीं है, बीकर में रखने के लिए उसको या तो पैक करना पड़ेगा या हाई प्रेशर के ऊपर पैक करना पड़ेगा, हाँ या ना। जैसे ही आपने उसको हटाया वैसे ही वो किसमें फैल जाएगी, पूरे रूम में क्या हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी। यस और नो। तो मैंने कहा ये जो मास लॉस होता है मिक्सचर एनालिसिस में या फिर कहीं पर भी किसी भी रिएक्शन में अगर मास लॉस दिख रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ होता है गैसेस की वजह से। तो मैंने कहा इन अ रिएक्शन if any mass loss is observed is always due to the formation of
ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ gases in the reaction, and it will expelled out from the beaker if it is in open vessel या फिर open beaker। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, तो अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं तो लेट सपोज अगर मैंने बात की है सबसे पहले रेजिड्यू की, तो व्हाट इज रेजिड्यू? क्या होता है बेटा रेजिड्यू? तो रेजिड्यू क्या होता है? जब भी आपने किसी सैंपल को हीट किया, हीट करने के बाद में वो डिकम्पोज हुआ, डिकम्पोज होने के बाद में जो सॉलिड पार्ट बन के बैठ जाएगा नीचे, उसे आप क्या कहोगे बेटा? रेजिड्यू कहोगे। उसे आप क्या कहोगे बेटा? रेजिड्यू कहोगे। जैसे आपका 10 ग्राम CaCO3 का सैंपल था, आपने उसको हीट किया बेटा, तो क्या बनेगा? CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। गैस तो क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी। CaO सॉलिड बचा, सॉलिड कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा बेटा? नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। तो वो जो नीचे डिपॉजिट हुआ उसे क्या बोलोगे आप? रेजिड्यू बोलोगे। तो रेजिड्यू क्या होता है? रेजिड्यू इज द सॉलिड सैंपल विच इज लेफ्ट आफ्टर द डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो मैंने कहा व्हाट इज रेजिड्यू? इट इज द सॉलिड पार्ट, it is the solid part which is settle down in the beaker, settle down in the beaker after decomposition, after decomposition। क्लियर है इतनी सी बात? चलें आगे। आइए, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हमें देखना है। ठीक है, तो मैंने कहा ये सारी बातें नोट करते जा रहे हैं ना आप, ये नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 दिनों बाद में कोई बात दिमाग में नहीं रहती, इसीलिए रिवाइज करना पड़ता है। रिवीजन करने के लिए एक जगह पर सारी चीजें लिखी हुई होनी जरूरी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 10 ग्राम सैंपल है। क्या है बेटा? 10 ग्राम सैंपल। तो मैंने कहा ये 10 ग्राम का सैंपल है। ठीक है, इस 10 ग्राम सैंपल में कौन कौन है बेटा? MgCO3 और Na2CO3 है। MgCO3 है और Na2CO3 है। ठीक है, was heated and CO2 liberated। क्या हो रहा है बेटा? इसको हीट कर रहे हैं और क्या हो रहा है? CO2 लिबरेट हो रही है। ठीक है, तो मैंने कहा CO2 liberated occupy this liter volume at 1 atm and 300 Kelvin temperature. What is the percentage composition of the mixture by mass? ठीक है, आइए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताइए, ये मैग्नीशियम बेटा कौन से ग्रुप का था? सेकेंड ग्रुप का। बेटा मांगे Mg। ठीक है, सेकेंड ग्रुप का था। सेकेंड ग्रुप के कार्बोनेट हीट करने पर क्या डिकम्पोज हो रहे थे? हो रहे थे। तो क्या ये डिकम्पोज होगा बेटा? ये डिकम्पोज हो जाएगा, ये डिकम्पोज होगा। क्या ये डिकम्पोज होगा? नहीं होगा। मैंने कहा अगर ये डिकम्पोज हो रहा है तो क्या बनाएगा डिकम्पोज होकर? MgCO3 सॉलिड से आपने इसको हीट कर दिया, ये बन गया बेटा MgO सॉलिड प्लस CO2 गैस। यस और नो? तो मैंने कहा अगर ये बन रहा है, क्या Na2CO3 को आप हीट करोगे तो Na2CO3 हीट तो गेन कर रहा है, बट क्या ये डिकम्पोज होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये किसमें आ रहा था? हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री ग्रुप नंबर 1 में आ रहा था। और ग्रुप नंबर 1 में सिर्फ कौन डिकम्पोज होता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ लिथियम डिकम्पोज होता है। सोडियम डिकम्पोज, सोडियम का कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होता। तो मैंने कहा यहाँ पर क्या बना बेटा? CO2 बन गया। आ जाओ, अब CO2 कितना लिबरेट हो रहा है? तो क्या मेरे को जो CO2 मिल रहा है वो सिर्फ MgCO3 से मिल रहा है? बिल्कुल। क्या मुझे यहाँ से CO2 मिला? नहीं। तो मेरे को CO2 सिर्फ कहां से मिल रहा है बेटा? MgCO3 से। मैंने कहा इसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है? इतना। कितने पर बेटा? 1 atm और 300 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। कितने पर? 1 atm और 300 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर इसने इतना ऑक्यूपाई कर रखा है। तो मैंने कहा ये जो CO2 है इसका कितना है वॉल्यूम? 2.463 लीटर इसका वॉल्यूम है। यस और नो? मैंने कंसिडर कर लिया कि MgCO3 बेटा x है, तो Na2CO3 कितना हो जाएगा? 10 में से x को माइनस कर दो, इतना ग्राम क्या हो गया आपका? Na2CO3 हो गया। हाँ या ना?
तो मैंने कहा सबसे पहले अगर ये इतना वॉल्यूम है तो क्या मैं MgCO3 से निकाल लू CO2 कितना बनेगा। MgCO3 x था, x से CO2 बना मान लो कुछ भी XYZ, ठीक है, उसको मैं इसके इक्वल रख दूंगी, हाँ या ना, x की वैल्यू आ जाएगी। बस यही काम करना है आपको। आपने रिएक्शन को उठाया बेटा, MgCO3 गिव्स MgO प्लस CO2। मैंने कहा ये कितना था बेटा x, मैंने कहा MgCO3 का मोलर मास कितना आता है बेटा, तो MgCO3 का मोलर मास आता है आपके पास में 84। रिएक्शन बैलेंस है, LR निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट स्टोइकियोमेट्री पर चलेंगे। तो ये 84 ग्राम से CO2 कितना मिल रहा है आपको 44, एक से कितना मिल जाएगा बेटा 44/84 ग्राम, ठीक है। मैंने कहा x से कितना मिलेगा, फिर x से मिल जाएगा 44/84 इंटू एक्स, यस और नो, यही मिलेगा। आपने कह दिया ये इतना ग्राम आपको CO2 मिला। अब ये ग्राम्स में आपको वॉल्यूम दे रखा है, हाँ या ना, तो मैंने ग्राम से मोल में कन्वर्ट कर दिया और मोल से मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगी, वॉल्यूम से। वॉल्यूम में या फिर आप उस वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी आपको क्या करना है, ठीक है। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं उसको कन्वर्ट कर देती हूँ वेट के अंदर। तो मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ CO2 गिवन है 2.463 लीटर्स, ठीक है। टेम्परेचर गिवन है आपको 300 केल्विन और प्रेशर आपको गिवन है बेटा 1 atm। तो PV इज इक्वल्स टू एनआरटी लगा दूं, PV इज इक्वल्स टू एनआरटी लगाओगे तो कितना आ जाएगा बेटा, P आ गया आपका 1 atm, V आ गया आपके पास में कितना वॉल्यूम है 2.463 लीटर्स, N आपके पास में W/M, W मुझे निकालना है, मोलर मास कितना हो गया बेटा 44 इंटू R, ATM है तो कितना हो जाएगा 0.0821, 0.0821 को ही हम क्या लिख सकते हैं 1/12 इंटू टेम्परेचर कितना है बेटा 300 केल्विन है, ठीक है। तो मैंने कहा W कितना आ गया, W आ गया आपका 2.463 इंटू 44 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 300, ये आ गया आपका वेट इन ग्राम्स। क्लियर है, ये और ये तो बराबर होगा, तो मैंने इन दोनों को बराबर रख दिया, कितना आ गया बेटा 2.463 इंटू 44 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल्स टू 44/84 इंटू एक्स, यस और नो। 44 से 44 कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, तो एक्स आ गया आपके पास में, ये एक्स आ गया आपके पास 2.463 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 84, तो कितना आया ये 100, ये 4, ये आ गया आपका, हाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा हम एक बार के लिए, 4 12 1 6 चौक 24 और 1 25 2 16 17 18 1 8 और 1 9, ठीक है। ये आ गया आपके पास 8 इंटू 84 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो 9852 मल्टीप्लाई बाय 84, 4 8 5 चौक 20 2 32 33 34 3 9 चौक 36 36 37 38 39, ये 16 1 8 45 40 और 1 41 4 64 प्लस 4 कितने हो गए बेटा 68, ये 6 72 72 और 6 कितने हो गए आपके पास में, 72 और 6 हो गए आपके पास 78, ठीक है। आइए 8 6 5 9 10 17 1 9 10 11 12 1 और ये हो गया 8, कितना आ गया बेटा, ये पॉइंट आ जाएगा आपका 3 पर, मतलब ये हो गया पॉइंट, ठीक है। तो ये आया आपके पास 827.568 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो 100 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 8.27568 ग्राम्स, यस और नो, ये आ गई आपकी एक्स की वैल्यू। एक्स आपका क्या था बेटा MgCO3 था, एक्स क्या था आपका MgCO3 था, तो एक्स अगर MgCO3 था कितना 8.27 मान लेती हूँ मैं इतना ग्राम, तो Na2CO3 कितना आ गया बेटा, तो Na2CO3 कितना था 10 माइनस एक्स, तो 10 माइनस 8.27, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में 73, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 10 माइनस 8.27, ठीक है, 3 9 73 और ये आ गया आपके पास में 1.7
ग्राम। ठीक है, ये आ गया आपके पास Na2CO3। क्लियर है? आपको तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना था, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ MgCO3 कितना हो गया बेटा? वेट ऑफ MgCO3 डिवाइडेड बाय टोटल वेट इनटू 100। तो वेट ऑफ MgCO3 कितना बेटा? 8.27 डिवाइडेड बाय टोटल 10 इंटू 100। ये आ गया आपके पास में क्या? 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया बेटा? 82.7%। ठीक है, मैंने कहा परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ Na2CO3 कितना हुआ बेटा? Na2CO3 हो गया आपके पास में, वेट ऑफ Na2CO3 कितना? 1.73, टोटल कितना? 10 इंटू 100, कितना आ गया बेटा? 17.3%, या फिर 100 में से इसको माइनस करते तो भी इतना ही आता। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, क्लियर है? हर एक स्टेप को बहुत ध्यान से सीखना है यहाँ पर। ठीक है, आइए देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपके पास, डिटरमाइन द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। क्या है बेटा? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस वर्ड का मतलब क्या होता है? एनहाइड्रस वर्ड का मतलब होता है इसमें कोई मॉइस्चर नहीं है, पानी वानी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा सोडियम कार्बोनेट है एंड सोडियम बाइकार्बोनेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। वेट ऑफ द मिक्सचर टेकन इज 2 ग्राम, लॉस ऑफ द वेट ऑन हीटिंग इज दिस ग्राम। तो मैंने कहा सबसे पहले ये क्या है बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये क्या है बेटा? सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो मैंने कहा मिक्सचर का सैंपल कितना है बेटा? 2 ग्राम। इस 2 ग्राम में कौन कौन है? इस 2 ग्राम में बेटा NaHCO3 है, और कौन है? Na2CO3 है। यस और नो? मैंने कहा हीट करने पर 0.11 ग्राम आपको मिलता है। ठीक है, तो लॉस है आपका 0.11 ग्राम के आपका लॉस। अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं हीट करोगे तो क्या Na2CO3 डिकम्पोज होगा बेटा? नहीं होगा, तो ये डिकम्पोज नहीं होगा। डिकम्पोज होने के लिए सिर्फ आपको एक रिएक्शन ये वाली दे रखी है, तो क्या ये डिकम्पोज होगा? होगा, वो भी किस रिएक्शन से? इस रिएक्शन से ही डिकम्पोज हो जाएगा। तो मैंने कहा, मान लिया मैंने कि ये क्या है बेटा? आपका ये है, ये मान लिया मैंने x ग्राम है। कितना है बेटा? x ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस x ग्राम। अब मेरा टारगेट क्या है? x निकालना। ठीक है, मैंने कहा ये रिएक्शन क्या है बेटा? NaHCO3 सॉलिड। अब मुझे एक बात बताइए, क्या Na2CO3 के अंदर क्या ये डिकम्पोज होगा? नहीं होगा। तो क्या ये कोई गैस प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं। क्या ये कोई साइड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं, ये तो सिर्फ Na2CO3 की तरह बैठा होगा। अगर ये इस तरीके से बैठा होगा तो मुझे बताइए, अगर ये कोई गैस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो क्या इसका लॉस में कोई भी लेना देना है? क्या इसका लॉस में कोई पार्टिसिपेशन होगा? नहीं होगा। तो मैंने कह दिया Na2CO3 बेटा डिकम्पोज हो गया हीट करने पर Na2CO3 के अंदर, प्लस H2O गैस में, प्लस CO2 गैस में। यस और नो? मैंने कहा रिएक्शन को मैंने बैलेंस्ड रिएक्शन आपको गिवन थी, और ये आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड। ठीक है, आइए अब मैंने कहा कि ये दोनों ही गैस है, तो ये बीकर से उड़ गई होगी बाहर, तो इसने लॉस दिया होगा, इसी की वजह से लॉस हुआ होगा। और लॉस कितना है बेटा? 0.11 ग्राम। तो क्या ये 0.11 ग्राम इन दोनों का मिलाकर मास है? बिल्कुल इनका मिलाकर मास है। ये कितना है बेटा? 0.11 ग्राम आपको मिल रहा है। हाँ या ना? लॉस इतना ही है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था लॉस किसकी वजह से होता है बेटा? गैसियस पार्टिकल्स की वजह से। तो मैंने कहा कि ये मैंने कितना लिया बेटा? x ग्राम लिया। मैंने कहा यहां से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री कितनी है बेटा? 1। तो मैंने कह दिया आ जाओ, LR निकालने की तो जरूरत नहीं है, एक ही स्पीशीज है, तो क्या करें बेटा? डायरेक्ट हम स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है आपको? तो NaHCO3 का मोलर मास निकालेंगे। सोडियम का मोलर मास कितना बेटा? 23, 1, 12, 48। 8 2 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14, 4 5, 5 और 4 9। तो ये 94, 2 इंटू 94 ग्राम से ये कलेक्टिवली कितना मिल रहा है? 1 इंटू 18 ग्राम प्लस 1 इंटू 44 ग्राम। 18 ग्राम यहाँ से, 44 ग्राम यहाँ से। यस और नो? तो ये कितना हो गया बेटा?
8 और 4 कितने हो गए बेटा? 12, 1 4 5 और 1 6, कितना मिल रहा है बेटा? 62 ग्राम मिल रहा है। मैंने कहा इतने ग्राम से ये कितना मिल रहा है? 62 ग्राम। तो 1 ग्राम से कितना मिल जाएगा बेटा? तो 1 ग्राम से मिल जाएगा 62 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 94। यस और नो? इतना ग्राम आपको मिल गया। और ये था कितना? x ग्राम था। तो x ग्राम से कितना मिलेगा बेटा? तो x ग्राम से कितना मिल जाएगा आपको? ये 62/2 इंटू 94 इंटू एक्स ग्राम, इतना मिल जाएगा। हाँ या ना? यही है। मैंने कहा और यही कितना है? इसके बराबर है। तो क्या मैं इसको इसके बराबर रख दूं बेटा? तो मैंने कह दिया कि ये किसके इक्वल रख दिया? 62/2 इंटू 94 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0.11 ग्राम। तो x कितना आ गया बेटा? तो मैंने कह दिया x कितना आ गया? x इज इक्वल टू दी 0.11 इंटू 2 इंटू 94 डिवाइडेड बाय 62। ये आ गया आपका x। ये क्या आ गया बेटा? आपका x आ गया। ठीक है, करें इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें। 2 से ये गया 3, 1, ठीक है, ये चला जाएगा आपके पास में, शायद नहीं, ये आपके पास में, इसको ट्राई करिए आप। 3 से 9, 9, ये तो आ गया आप 31 है, सॉरी ना, 31, ये 3 और ये 9, 93 आ रहा है। तो ये किससे जाएगा बेटा? एक, ये आ गया 3 पॉइंट, कितना बचा? 3, तो ये 30, फिर 0, 300, कितना आएगा? ये 9 के लगभग चला जाएगा, है ना। 31 को 9 से करेंगे तो 9 9 27, ये इतना आएगा। ठीक है, तो 3.09। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0.11 इंटू 3.09। ठीक है, तो 3.09 को 11 से किया आपने, तो 3.09, ये आ गया आपका 9933। पॉइंट कितने पर आ गया बेटा? 4 पे, तो 0.3399 ग्राम्स, ये आ गया आपका x। तो x क्या था बेटा आपका? x था आपके पास में क्या? NaHCO3 था। क्या था? x क्या था बेटा? NaHCO3 था। और आपके पास में Na2CO3 कितना था? Na2CO3 था आपके पास में 2 माइनस x। तो 2 माइनस 0.3399, तो 2 में से 0.3399 गया, कितना बचा? 190, ये आ गया आपका, आपके पास 6, ये आ गया 6, ये आ गया 1.6601 ग्राम। क्लियर है इतनी सी बात? तो 2 ग्राम में जो सैंपल था बेटा NaHCO3, वो कितना था? NaHCO3 था आपके पास 0.3399 ग्राम, और Na2CO3 बेटा कितना था? Na2CO3 था आपके पास 1.6601 ग्राम। क्लियर है इतनी सी बात? चलें आगे। सिंपल है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पास में आते हैं यहां से। ठीक है, तो ध्यान रखिए किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। घर जाना है, लेक्चर लेने के बाद में कॉपी बंद करनी है, थोड़ा सा दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद में फिर से रिवाइज करना है इसको। ठीक है, सेम डे का सेम डे आपने रिवाइज करना है, तभी जाके आपके दिमाग में चीजें फिट होंगी। और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, आंसर को हाइड करना है, हाइड करके फिर खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना है कि किस तरीके से, क्या मैं सीख पाए हम या फिर नहीं सीख पाए। ठीक है, नहीं सीख पाए तो फिर से एक बार आप वीडियो को देखिए, लेक्चर में आप आंसर्स को देखिए कि किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है, उस तरीके से आप भी ट्राई कीजिए कि आपको सॉल्व करना है। क्योंकि एग्जाम में देखो मैं नहीं होंगी आपके साथ में, एग्जाम में आपको खुद ही फेस करना अपने क्वेश्चन को, तो सीखना तो आपको ही पड़ेगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 92 grams of mixture of CaCO3 and MgCO3 heated strongly in an open vessel. After complete decomposition of the carbonates, it was found that weight of residue behind is 48 grams. Find the mass of MgCO3 in grams in the mixture. ठीक है, एक बार देख लेते हो कितने क्वेश्चन है, आपको भी तो 1-2 क्वेश्चन देने मुझे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा, कर लेंगे आप ट्राई या मैं ही करवा दूं? हाँ, आइए, चलो कोई नहीं, मैं ही करवा दे रही हूँ। ठीक है, आपको बस क्या करना है,
लेक्चर खत्म होने के बाद में खुद से ट्राई करने का कोशिश करना आंसर को हाइड करके, ठीक है। प्लीज इतनी सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कीजिएगा, क्योंकि अगर आप खुद से नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। आइए, 92 ग्राम मिक्सचर है बेटा, कितना है 92 ग्राम, तो ये है 92 ग्राम का मिक्सचर। कौन कौन है बेटा इसमें, CaCO3 है और MgCO3 है। लो बना दिया, CaCO3 MgCO3, heated strongly in an open vessel, वेसल कैसा है, खुला है। आफ्टर कंप्लीट डिकम्पोजिशन द कार्बोनेट्स, नहीं, complete decomposition of the carbonates, it was found that the weight of residue left behind is 48 ग्राम। रेजिड्यू का वेट कितना है बेटा, रेजिड्यू है आपके पास 48 ग्राम, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ MgCO3 एंड MgCO3 इन ग्राम्स इन द मिक्सचर। चले आगे, अब बताइए मुझे, क्या कैल्शियम मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार, मांगे और कार दोनों क्या है आपके ग्रुप नंबर 2 के, ग्रुप नंबर 2 के कार्बोनेट्स कैसे थे बेटा, बहुत ज्यादा अनस्टेबल थे। हीट करने पर क्या कर जा रहे थे, डिकम्पोज कर जा रहे थे। अगर ये हीट करने पर डिकम्पोज हो जा रहे थे तो क्या ये दोनों के दोनों डिकम्पोज होंगे इस बार, बिल्कुल दोनों डिकम्पोज होंगे। अभी तक जो 2 क्वेश्चंस किए हैं उसमें एक डिकम्पोज हो रहा था, दूसरा नहीं हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, दोनों डिकम्पोज हो रहे हैं। कोई बात नहीं, हम दोनों को डिकम्पोज कराएंगे, ये भी डिकम्पोज, ये भी डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा सबसे पहले मैंने यही लिख लिया, क्या ये डिकम्पोज होगा बेटा, होगा। क्या ये डिकम्पोज होगा बेटा, होगा, हाँ या ना। आइए, अब मैंने कहा CaCO3 MgCO3 है, मान लिया मैंने कि MgCO3 कितना है बेटा, x है, और ये कितना हो गया फिर 92 माइनस x ग्राम। ये कितना ग्राम है बेटा, x ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा, 92 में से x को माइनस कर दोगे, बचा हुआ क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आइए अब सॉल्व करना शुरू करें। तो मैंने कहा कि सबसे पहले बात की मैंने MgCO3 की, बेटा हीट करेंगे तो लिख लो कॉपी में, साथ साथ जो आपने सीख रखा है उसे आप लिखो खुद से, ठीक है, ये देगा, हाँ या ना। अब मुझे बताइए इस पूरे में रेजिड्यू कौन है बेटा, यही तो है रेजिड्यू, क्या ये रेजिड्यू ही है, हाँ, ठीक है। मैंने कहा ये कितना ग्राम है बेटा, x ग्राम से, क्या LR निकालने की जरूरत है, नहीं है। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट स्टोइकियोमेट्री, इसके 84 ग्राम से ये कितना मिल रहा है बेटा, ये मिलेगा आपको, मैग्नीशियम होता है आपका 24 ही होता है ना मैग्नीशियम, 12, हाँ, और ये होता है आपका 16, कितना हो गया, 6 और 4 10, 1 3 और 1 4, ये मिल रहा है आपको 40 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम से कितना मिल जाएगा बेटा, तो 1 ग्राम से आपको मिल जाएगा ये 40 डिवाइडेड बाय 84 ग्राम्स, यस और नो। तो x ग्राम से कितना मिल गया MgO बेटा, x ग्राम से मिल गया 40 डिवाइडेड बाय 84 इंटू x ग्राम, ये मिल गया मुझे MgO, कितने से, x ग्राम से। क्लियर है इतनी सी बात, चले आगे। आइए अब CaCO3 से भी जरा निकाल लेते हैं हम। CaCO3 सॉलिड है, मैंने कहा कैसे डिकम्पोज होगा, CaO कैसे डिकम्पोज होगा बेटा, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस में, यस और नो। आइए तो बताइए इसमें से रेजिड्यू कौन है बेटा, सॉलिड वाला होता है रेजिड्यू, तो ये मेरा क्या है यहाँ पर, रेजिड्यू है, हाँ या ना। तो मैंने कहा CaCO3 था कितना बेटा, ये था 92 माइनस x ग्राम था, इससे मुझे निकालना है ये कितना बनेगा। तो मुझे पता है LR निकालने की तो जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि एक ही स्पीशीज है। डायरेक्ट स्टोइकियोमेट्री पर चले, स्टोइकियोमेट्री कह रही है मुझे कि इसके 100 ग्राम से ये कितना बन रहा है बेटा, CaO कितना बन रहा है आपका, 56 ग्राम बन रहा है, कितना बन रहा है 56 ग्राम। तो 1 ग्राम से कितना बन जाएगा बेटा, 56 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम। तो 92 माइनस एक्स से कितना बनेगा, तो 92 माइनस एक्स ग्राम से बनेगा बेटा 56 बाय 100 इंटू 92 माइनस एक्स ग्राम, यस और नो। तो मेरा टोटल रेजिड्यू क्या है, पूरे के पूरे सोल्यूशन के अंदर MgO भी मेरा रेजिड्यू है और CaO भी मेरा रेजिड्यू है, यस और नो। तो दोनों को मिलाकर जो कंप्लीट रेजिड्यू मुझे मिला वो कितना मिला, 46 ग्राम। तो क्या मैं इस वाले को, ये मुझे CaO मिला इसको,
और मैं उठा लूं इस वाले मास को, ये दोनों मिलाकर मेरा कितना आ रहा है बेटा, ये दोनों मिलाकर मुझे कितना दे रखा है, रेजिड्यू का वेट दे रखा है आपको कितना ग्राम, आ जाओ देखते हैं कितना ग्राम है बेटा, 48 ग्राम है। कितना है, 48 है। तो मैंने कह दिया कि रेजिड्यू क्या हो गया पूरे सोल्यूशन के अंदर, रेजिड्यू क्या हो गया बेटा पूरे सोल्यूशन में, तो मैंने कहा रेजिड्यू क्या हो गया, रेजिड्यू हो गया आपके पास में MgO और CaO। MgO कितना था बेटा, तो MgO आपके पास में था 40 डिवाइडेड बाय 84 इंटू एक्स, प्लस CaO कितना है बेटा 56 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 92 माइनस, और यही किसके बराबर है बेटा 48 के इक्वल है। यस और नो, तो क्या मैं एलसीएम लेकर यहाँ पर x के लिए सॉल्व कर लूं इसको, तो 48 इज इक्वल्स टू, यहां से मैंने एलसीएम ले लिया 84 इंटू 100, ये आ गया आपके पास 40x इंटू 100 प्लस 56 इंटू 84 इंटू 92 माइनस x। यस और नो, इसे इधर ट्रांसफर कर दो, 48 इंटू 84 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 40x प्लस 100x, सॉरी 100, नहीं मल्टीप्लाई है बेटा, 40x इंटू 100 कितना हो गया 4000, 4000x प्लस 56 इंटू 84 इंटू 84, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 92 प्लस माइनस माइनस 56 इंटू 84 इंटू एक्स। यस और नो, हाँ या ना, तो मैंने कहा क्या 56 और 84 को मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आ गया आपके पास 56 84, 24 2 8 45 48 और 2 50, ये हो गया 20, 2 8 45 40 और 2 कितने हो गए बेटा 42 हो गए, ये हो गया 4074 4704 हो गया। ठीक है, तो मैंने कहा कि सबसे पहले ये मैंने लिख लिया 4000 में से इतना चला गया, कितना बचा आपके पास में, माइनस 4000 कर दो, माइनस 704 बचेगा, तो आपने लिख लिया माइनस का 704x प्लस 56 इंटू 84 इंटू 92, ये आ गया किसके इक्वल बेटा 48 इंटू 84 इंटू 100 के इक्वल, तो इसे इधर ट्रांसफर कर दो, तो माइनस 704x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 56 इंटू 84 इंटू, नहीं इसे इधर ट्रांसफर किया है ना, तो 48 इंटू 84,000, सॉरी 8400 माइनस 56 इंटू 84 इंटू 92, इसे इधर ट्रांसफर कर दो, कितना आ जाएगा बेटा, x की वैल्यू आ गई आपके पास 48 इंटू 8400 माइनस 56 इंटू 84 इंटू 92 डिवाइडेड बाय 704, माइनस का ऊपर से भी ये माइनस से निकल कर आएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा आपका कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात, इसे आप सॉल्व कर लेंगे, कर लोगे, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इतना समझ में आता है बेटा, आइए ये हो गया, आइए इस पर आ जाओ, देखो 64 ग्राम mixture of NaCl and KCl were treated with concentrated H2SO4. The total mass of the sulfates obtained was found to be 76 grams. What are the mass percentages of NaCl and KCl in the mixture? Reactions are given. ये आपको reaction given है, ये तो बिल्कुल पिछले वाले के जैसा ही है, आपको ये सल्फेट्स है, ये सल्फेट है, ये भी सल्फेट है, आपने मान लिया, मान लो इसको x मान लिया, ये कितना हो जाएगा बेटा 64 माइनस x हो जाएगा, हाँ या ना, x से ये कितना बनेगा वो निकालना है, इससे ये कितना बनेगा वो निकालना है, और दोनों सल्फेट्स का मास ऐड करके किसके बराबर रख देना है, ये आपको सल्फेट कितना दे रखा है बेटा 76 ग्राम्स दे रखा है, और x की वैल्यू आ जाएगी, x आते ही आपको क्या कर देना है 64 माइनस x करोगे तो KCl आ जाएगा। ये आपको अब ट्राई करना है खुद से, ठीक है, मैंने बता दिया आपको कैसे करना है, आप खुद से ट्राई करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है, और आपका गलत है तो आपने कहां पर कैलकुलेशन एरर की है या फिर कहां पर सिली मिस्टेक की है। ठीक है, आइए एक बहुत ही अच्छी चीज पढ़ते हैं विच इज POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक एटम कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन।
जब हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहला लॉ था बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से पहले भी मैंने आपको डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बताई, उसने क्या बोला था, उसने एक स्टेटमेंट दी थी, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, याद है आपको? क्या स्टेटमेंट दी थी बेटा? उसने ये बोला था एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ रिएक्शन। मतलब एटम क्या है? कंजर्व्ड है। क्या है एटम बेटा? कंजर्व है, हाँ या ना? ना कोई लॉस हो रहा है ना कोई क्रिएट हो रहा है, तो क्या है? एटम कंजर्व्ड है। तो अगर एटम कंजर्व है तो उस पर हम कैसे प्रिंसिपल लगाएंगे वो हमें देखना है। और आपको पता है कि जब भी हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं उस टाइम पर भी हम क्या कहते हैं बेटा, रिएक्टेंट के अंदर कोई भी अगर एटम प्रेजेंट है तो वो हमेशा उतने ही नंबर में प्रेजेंट होगा जितने आपके पास में क्या किसमें प्रेजेंट होगा, प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट होगा। लेट सपोज आपके पास में हाइड्रोजन अगर रिएक्टेंट में 5 है तो प्रोडक्ट में भी कितने रखने पड़ेंगे आपको? 5। दिस इज नोन एज एटम कंजर्वेशन। क्लियर है? आइए क्या करते हैं इसके अंदर, आपको बस ये सीखना है। क्या करना है? आपको बस ये सीखना है कि इसमें करना क्या है। जब भी आपको ये सिखा रही हूं, ये एक्चुअल में शॉर्ट ट्रिक है। क्या है ये? एक्चुअल में शॉर्ट ट्रिक है चीजें निकालने के लिए, ठीक है? तो जब भी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, आपको याद हो तो अभी शायद से लेक्चर नंबर 5 में या 6 में पढ़ा था, उस क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था ऑक्टेन है 570 ग्राम, आपको बताना था कितना CO2 बनेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, है ना? तो मैंने कहा कि यहाँ पर पीओएसए से वो क्वेश्चन एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, आइए कैसे अप्लाई करेंगे बेटा। तो सबसे पहले लेट सपोज मेरे पास में एग्जांपल है C4H10, मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दी, क्या बनेगा बेटा? CO2 एंड पानी बनेगा। रिएक्शन को कर दो बैलेंस, कार्बन कितने? 4, कार्बन कितने बेटा? 4। मैंने कहा हाइड्रोजन कितने? 10, हाइड्रोजन कितने बेटा? 10। मैंने कहा ऑक्सीजन 4 दूनी 8, 8 और 5 13, कितने हो गए बेटा? 13 बाय, यस और नो, हाँ या ना? यही होगा। मैंने कहा ये रिएक्शन कर दी मैंने बैलेंस, और जब मैंने रिएक्शन को बैलेंस किया है तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, यहाँ पर अब मुझे लगाना है क्या? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन विच इज पीओएसी। तो पीओएसी लगाते टाइम पर मैंने कह दिया, अगर प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन की बात करूं तो मैंने कह दिया एटम्स आर ऑलवेज कंजर्व्ड इन अ रिएक्शन। तो मैंने कहा यहाँ पर कार्बन कितना है बेटा? तो मैंने कहा कार्बन कितना है? 4 है। यहाँ पर कार्बन कितने हैं बेटा? 4 है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 10 है। हाइड्रोजन यहाँ पर भी कितने हैं बेटा? 10 है। मैंने कहा ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 13 बाय 13 है, 13 बाय 2 से 2 कट गया, 13 है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं? 13। तो क्या एटम्स कंजर्व्ड है? कंजर्व्ड है। मैंने कहा पीओएसी लगाते टाइम पर बेटा क्या करना है, मान लो ये आपके पास में बैलेंस्ड इक्वेशन है, 13/2O2 gives 4CO2 plus 5H2। क्लियर है? मैंने कहा ये जो स्टोइकियोमेट्रीज हैं, इसके सामने जो लिखा हुआ ये स्टोइकियोमेट्रीज हैं, ये सारी की सारी स्टोइकियोमेट्री जो है इनको आपको कंसिडर नहीं करना ड्यूरिंग पीओएसी। क्या कहा मैंने? डू नॉट कंसिडर स्टोइकियोमेट्री ड्यूरिंग पीओएसी। क्लियर है? तो मैंने कहा सबसे पहले आपने क्या कर दिया, रिएक्शन लिख ली, C4H10 प्लस O2 से आप जा रहे हो CO2 प्लस H2। आपको पीओएसी अप्लाई करनी है बेटा, क्या करनी है आपको? पीओएसी अप्लाई करनी है। तो पीओएसी ऑन कार्बन मैंने अप्लाई किया। तो कार्बन पर कैसे अप्लाई करोगे? कार्बन, कार्बन के नीचे सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा है बेटा? 4, तो 4 इनटू कार्बन किसमें है? इसमें है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C4H10 इज इक्वल्स टू, यहां पर आ जाओ, कार्बन यही प्रेजेंट है, कार्बन के पैरों में कितना लिखा है बेटा? 1, तो 1 इंटू किसमें है? ये CO2 में, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। क्लियर है? लग गई पीओएसी, बस वैल्यूज पुट करनी है। कैसे करेंगे क्वेश्चन में वो भी दिखाऊंगी अभी। अभी पीओएसी ऑन हाइड्रोजन लगाते हैं। हाइड्रोजन पर लगाएंगे तो बेटा कितने हैं? हाइड्रोजन इसी में ही है, हाइड्रोजन कितने हैं? पैरों में कितना लिखा है? 10 इंटू मोल्स ऑफ C4H10
इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन, इसमें पैरों में कितना लिखा है 2 इंटू मोल्स ऑफ पानी। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात। आइए मैंने कहा ऑक्सीजन पर भी लगा दो जरा, पीओएसी ऑन ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बेटा, पैरों में कितना लिखा था 2 इंटू मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल्स टू, आपके पास में क्या है यहाँ पर 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2 प्लस यहाँ पर भी है 1 इंटू मोल्स ऑफ पानी, लग गई पीओएसी। ठीक है, कैसे आप अप्लाई कैसे करना है बेटा, देखो ये रहा क्वेश्चन। कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 गैस ऑब्टेन्ड बाय द कंबशन ऑफ 570 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। सबसे पहले क्या निकालना है बेटा, ऑक्टेन का फॉर्मूला। क्या निकालना है आपको, ऑक्टेन का फॉर्मूला। ऑक्टेन मतलब एन की वैल्यू, कार्बन कितने बेटा 8, एन है मतलब क्या है आपका एल्केन है, और एल्केन का जनरल फॉर्मूला कितना होता है CnH2n प्लस 2। एन की वैल्यू पुट कर दे C8H2 इंटू 8 प्लस 2, कितना हो गया बेटा C8H, 8 2 16, 16 और 2 कितने हो गए 18। ठीक है, ये बन गया। कर दे इसको, कंबस्ट कराए C8H18 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। यस और नो। आइए, तो मैंने कहा पीओएसी लगाएं तो सबसे पहले आपको क्या देखना, क्या है आपको निकालना है CO2 का मास। क्या निकालना है बेटा, CO2 का मास बाय द कंबशन ऑफ दिस ग्राम ऑफ ऑक्टेन। तो कार्बन पर लगा दे पीओएसी, तो मैंने कहा कार्बन पर पीओएसी लगाएंगे तो पीओएसी ऑन कार्बन, तो पीओएसी ऑन कार्बन पे मैंने कह दिया कि कार्बन पर पीओएसी तो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 8 इसके पैरों में लिखा है इंटू मोल्स ऑफ C8, मोल्स ऑफ into moles of C8H18 is equals to 1 into moles of CO2। तो मैंने कहा 8 into moles of W by M, तो W कितना है बेटा यहाँ पर, तो W है 570 ग्राम, डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना आएगा 12 इंटू 8, कितने हो गए 8 दूनी 16, 1 8 और 1 9, 9 प्लस 18 ये कितने हो गए 8 और 6 14, 10 और 1 11, 114 ग्राम। ठीक है, इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ CO2, तो W तो मुझे निकालना है डिवाइडेड बाय 44, तो WCO2 कितना आ गया बेटा 8 इंटू 44 इंटू 114 डिवाइडेड बाय 570। क्लियर है इतनी सी बात, बस लग गया। आइए एक और क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और है बेटा इसी के ऊपर पीओएसी पर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अभी देखते हैं हम क्या है। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते जाइएगा। क्वेश्चन है आपके पास 55.2 grams of K2CO3 was treated by series of reactants to convert all the carbon into K2Zn3 FeCN6 का ये होल ट्वाइस। कैलकुलेट the mass of product formed is, जिसमें आपको गिवन है मोलर मास ऑफ द कॉम्प्लेक्स कितना है बेटा 698 है। ठीक है, क्या है 698। ठीक है, आइए अब मैंने कहा कि रिएक्शन में बोला है कि K2CO3 कितना है बेटा, K2CO3 आपको दे रखा है 55.2, कितना दे रखा है बेटा आपको 55.2।
2 ग्राम्स दे रखा है। ठीक है, आपको बोला है इसके अंदर जितने कार्बन है वो सब किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, इसके अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। इसके अंदर कार्बन कहाँ है, यहीं पर प्रेजेंट है। तो मैंने कहा इसके अंदर जो CN के अंदर ये सारे कार्बन है वो सब किससे मिल रहे हैं, इसको K2CO3 से मिल रहे हैं। तो क्या एटम कंजर्व्ड है, कंजर्व्ड है। क्या POAC लगा सकते हो, लगा सकते हो, तो लगाएं POAC। तो मैंने कहा K2CO3 बेटा किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, K2ZN3 इंटू FeCN6 का होल ट्वाइस है। ठीक है, तो मैंने कहा सबसे पहले POAC लगा दे, किस पर लगा दे, कार्बन पर लगा दे POAC ऑन कार्बन। कैसे लगाओगे, कार्बन के पैरों में 1 इंटू मोल्स ऑफ K2CO3 इज इक्वल्स टू, कार्बन कितने बेटा पैरों में 6 लिखा है और ये 2 भी है, तो 6 इंटू 2 कितने हो गए टोटल कार्बन, 12 हो गए। तो 12 इंटू मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मैंने कहा मोल्स ऑफ K2CO3 बेटा क्या हो जाएगा, W बाय मोलर मास ऑफ K2CO3, W भी किसका, K2CO3 का, इज इक्वल्स टू 12 इंटू W ऑफ कॉम्प्लेक्स अपॉन मोलर मास ऑफ द कॉम्प्लेक्स। आपको निकालना क्या है, आपको यही निकालना है, वेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आपको क्या वेट ऑफ K2CO3 गिवन है, गिवन है। ये आपको पता है K2CO3 का मोलर मास निकाल सकते हो, क्या ये आपको दे रखा है, दे रखा है। क्या W कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, आ जाएगा। W K2CO3 कितना दे रखा है बेटा, 55.2, रख दे वैल्यूज। तो ये आ गया आपका 55.2 ग्राम। K2CO3 का मोलर मास कितना हो गया बेटा, 40, 80, 12, 48, कितना आ गया, 10, 1, 9, 10 और 4 कितने हो गए, 14, 140 इज इक्वल्स टू 12 इंटू W अपॉन मोलर मास ऑफ द कॉम्प्लेक्स था 698 शायद। W कितना आ गया बेटा, 55.2 इंटू 698 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 12, ये आ गया आपका W ऑफ द कॉम्प्लेक्स, मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म।